हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बादल सिंह दिस साइड। फ्रेंड्स, जो ये आज का मेरा लेक्चर है, ये कल जो मैंने नेट जेआरएफ वाले स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर डाला था, उसी सीरीज़ का कंटिन्यूएशन है। जो हमने सीरीज शुरू की हुई है कि हमारे सामने अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, हु कोइंड दीज टर्म्स। तो जो कल लेक्चर था उसी का ये सेकंड पार्ट है फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी के बारे में। अगर एमसीक्यू आता है दैट who coined the term multi-track diplomacy, so I want you guys to remember the name of लुई डायमंड एंड जोक मैकडोनाल्ड। जॉन मैकडोनाल्ड और लुई डायमंड ने मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी टर्म कोइन किया था। ये मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। सिंपल टर्म्स में मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी एक वो फ्रेमवर्क है जो इंटरनेशनल पीस मेकिंग प्रोसेस है ना फ्रेंड्स, उसको सक्सेसफुल बनाता है बाय गोइंग बियॉन्ड ट्रैक वन एंड ट्रैक टू डिप्लोमेसी। अब ट्रैक वन डिप्लोमेसी कौन सी होती है? जिसमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के बीच में जो मीटिंग्स होती हैं वो ट्रैक वन डिप्लोमेसी होती है। ट्रैक टू अनऑफिशियल और नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स होते हैं। और मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी जिसमें फ्रेंड्स कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ एनजीओज और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मिलके एक सस्टेनेबल पीस बिल्डिंग प्रोसेस की तरफ जाते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी क्या है, और ये नाम याद रखिएगा, लुई डायमंड और जॉन मैकडोनाल्ड ने ये टर्म कॉइन किया था। मूविंग अहेड फ्रेंड्स, एक टर्म है सोशल एक्शन लिटिगेशन। फ्रेंड्स, ये सोशल एक्शन लिटिगेशन ना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से ही मिलता जुलता शब्द है, जिसे कोइन उपेंद्र बख्शी ने किया था। सोशल एक्शन लिटिगेशन का टर्म ना, सोशल एक्शन लिटिगेशन टर्म का मीनिंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही समझिए आप, बट इसको नाम उपेंद्र बख्शी ने सोशल एक्शन लिटिगेशन इसलिए दे दिया कि उनका मानना था कि जो पीआईएल टर्म है ना, ये थोड़ा सा देखने में ना अमेरिकन लगता है, क्योंकि पीआईएल सबसे पहले अमेरिका में आई थी। तो उन्होंने कहा था कि इंडियन कंटेक्स्ट में हमें इसे सोशल एक्शन लिटिगेशन बोलना चाहिए। तो इफ़ यू एवर कम अक्रॉस अ क्वेश्चन लाइक हु कॉइंड द टर्म सोशल एक्शन लिटिगेशन, सो ऑलवेज मार्क उपेंद्र बख्शी एज योर आंसर। So moving on to the next slide, now comes who coined the term mutual assured distraction। इसमें डोनाल्ड ब्रेनन ने ये टर्म कोइन किया था फ्रेंड। डोनाल्ड ब्रेनन ने कोइन किया टर्म म्यूचुअल एस्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अब म्यूचुअल एस्योर्ड डिस्ट्रक्शन क्या होता है? एक वो कंडीशन फ्रेंड्स जिसमें दो कंट्रीज, दो पावर्स, दोनों के पास ना, दोनों पावर्स न्यूक्लियर वेपन्स के साथ इक्विप्ड हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और इसमें अगर एक पावर दूसरी पावर को अगर अटैक करती है न्यूक्लियर वेपन से, तो ये मतलब गारंटीड है कि ये जो पावर है ना, सेकंड पावर, इसके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होगी। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, और उस सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी से ये इस फर्स्ट पावर को जिसने अटैक की पहल की है उसको तबाह कर देगी। इसी को म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कहा है कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, अगर किसी ने पहले यूज़ किया तो दूसरा वाला भी यूज़ कर देगा, और इस प्रोसेस में दोनों तबाह हो जाएंगे। दिस इज म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। कोइन किसने किया फ्रेंड्स? डोनाल्ड ब्रेनन ने। अगर एमसीक्यू आए तो डोनाल्ड ब्रेनन को मार्क करिएगा। अब फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहले ये याद रखिएगा, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी किसने प्रपोज की? रैंडल स्वेलर ने। आप रैंडल स्वेलर का नाम पढ़ते होंगे फ्रेंड्स नियो क्लासिकल रियलिज्म में। फ्रेंड्स, एक क्लासिकल रियलिज्म है, फिर एक नियो रियलिज्म है, फिर एक नियो क्लासिकल रियलिज्म है। तो नियो क्लासिकल रियलिज्म के जो प्रोपोनेंट थे रैंडल स्वेलर, उन्होंने बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी प्रपोज की थी, जिसमें वो ये बताते हैं फ्रेंड्स कि स्टेट्स ना जब एक दूसरे के साथ अलायंस करते हैं ना, तो वो जो अलायंस होता है ना, वो केवल पावर के टर्म्स से ही डिक्टेट नहीं होता, लेकिन उसमें परसीव्ड थ्रेट, जो उनको, उन कंट्रीज को जो खतरा होता है ना, उसको भी वो कैलकुलेट करके अलायंस करते हैं। अब फ्रेंड्स, जो मेन बात ध्यान रखने की है रैंडल स्वेलर की, वो ये है कि रैंडल स्वेलर ने ना स्टेट्स को 4 कैटेगरी में बांट दिया था। कौन कौन सी? लायन, लैम्ब, जैकाल एंड वोल्फ। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि विच अमंग्स द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज कैटेगराइज्ड द स्टेट्स इनटू 4 कैटेगरीज नेम्ड एज लायन, लैम्ब, जैकाल एंड वोल्फ, तो आपको रैंडल स्वेलर मार्क करना है। अब फ्रेंड्स, लायन से वो बताते हैं कि वो कंट्रीज
जो स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, यूएसए जो है वो लायन कैटेगरी में आएगा, क्योंकि यूएसए का आज की दुनिया में दबदबा है और वो इसको चेंज नहीं करना चाहता। वो हमेशा के लिए यूँ चाहता है मेरा दबदबा रहे। तो स्टेटस को यानी जो सेम कंडीशन को मेंटेन करना चाहें, तो इसका एग्जांपल मान लीजिए यूएस हो गया। वोल्फ में हो गया फ्रेंड्स रिविजनिस्ट, चाइना चैलेंज कर रहा है ना चाइना चैलेंज यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर को, तो वोल्फ चाइना हो गया। जैकाल और लैम्ब, वो कंट्रीज हो गए जो बेचारे खतरे की स्थिति में रहते हैं हमेशा, जैसे वल्नरेबल है आज की तारीख में यूक्रेन। फिर जैकाल, कुछ अपॉर्चुनिस्टिक और चालाक स्टेट जो केवल अपना फ़ायदा देखते हैं। आप भी एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं करंट कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में कि जैकाल के भी आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि कौन से स्टेट्स हैं जो केवल अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। इसमें इसमें फ्रेंड्स आप एग्जाम्पल दे सकते हैं पाकिस्तान का। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, पाकिस्तान अभी ईरान का फ्रेंड है, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने बोल दिया, अमेरिका की और ईरान की लड़ाई रहती है, जैसे ही अमेरिका ने बोल दिया कि ईरान में अटैक करवाओ, पाकिस्तान तुरंत करवा देगा अपने फ़ायदे में। तो ये सब आप एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। मेन बात हमें जो ध्यान रखनी थी फ्रेंड्स इस स्लाइड से, वो ये रखनी थी किस स्कॉलर ने स्टेट्स को 4 कैटेगरी में बांटा है, नेम्ड एज लायन, लैम्ब, जैकाल एंड वोल्फ। तो रैंडल स्वेलर को आप याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट इज, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हु कॉइंड द फ्रेसिस ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। पिछली स्लाइड में तो हमने देख ही लिया फ्रेंड्स की मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी किसने दिया। अब ट्रैक 1 और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी किसने कॉइन किया था, तो हम नाम याद रखेंगे, जोसेफ मोंटविले। जोसेफ मोंटविले ने ट्रैक 1 और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी टर्म कॉइन किया था। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी कौन सी, जिसमें जो बड़ी फॉर्मल होती है, जिसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं और नेगोशिएट करते हैं फ्रेंड्स, वो होगी ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। ट्रैक 1 इज बिटवीन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी एक वो डिप्लोमेसी जो थोड़ी इनफॉर्मल होती है, अनऑफिशियल होती है, जिसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है नॉन स्टेट एक्टर्स, एनजीओज, एकेडमिक्स, रिलीजियस लीडर्स, इनके बीच में कि कैसे रिलेशंस इंप्रूव किया जाए। तो ट्रैक 2 होगी नॉन गवर्नमेंट टू नॉन गवर्नमेंट। मेन बात जो हमें याद रखनी है वो है कि हु कॉइंड द टर्म्स ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, दैट इज जोसेफ वी मोंटविले। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, द टर्म आइडिएशनल पावर। ये टर्म जो आइडिएशनल पावर है ये किसने कोइन किया, ये टर्म आइडिएशनल पावर वाज कोइंड बाय मार्टिन कार्टनसन एंड विवियन स्मिथ। तो फ्रेंड्स नाम याद रखिएगा, आइडिएशनल पावर किसने कोइन किया, मार्टिन कार्टनसन एंड विवियन स्मिथ। तो फ्रेंड्स इस आइडिएशनल पावर से वो क्या कहना चाहते हैं, वो सिंपली ये कहना चाहते हैं, जैसे ग्रामसी अपने हेजीमोनी के आइडिया से बोलता है ना, पावर ऑफ आइडियाज, तो ये आइडिएशनल पावर भी पावर ऑफ आइडियाज, पावर ऑफ नॉर्म्स ही है, कि किस तरीके से नेशन स्टेट्स ना दूसरों के बिलीफ्स को, दूसरों के एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं आइडियाज़ के जरिए। तो आइडिएशनल पावर के लिए याद रखिएगा आप नाम मार्टिन कार्टनसन एंड विवियन स्मिथ का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है ना, हमारी जो यूनिट 8 है ना यूजीसी नेट के सिलेबस की, उसमें से ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आ जाता है, इंडिया के एलपीजी रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ आप प्रणब बर्धन का नाम याद रखें फ्रेंड्स। प्रणब बर्धन ने क्या किया था फ्रेंड्स, उन्होंने एक फ्रेस कोइन किया, क्रीपिंग रिफॉर्म्स और रिफॉर्म्स बाय स्टेल्थ। ये दो फ्रेसेस, इनका मतलब एक ही है, कहीं कहीं लिखा होता है क्रीपिंग रिफॉर्म्स और कहीं होता है रिफॉर्म्स बाय स्टेल्थ। तो प्रणब बर्धन ने इंडिया में जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे ना फ्रेंड्स 1991 में, उनको ये कहा था कि दीज आर क्रीपिंग रिफॉर्म्स और रिफॉर्म्स बाय स्टेल्थ, जिसका मतलब होता है कि इंडिया में जो लिबरलाइजेशन प्रोसेस थी ना वो बहुत ही स्लो थी, धीरे थी, और उसका कोई बहुत ही गहरा राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव नहीं हुआ, उससे कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया, ऐसा प्रणब बर्धन मानते हैं, वो आलोचना करते हैं उन रिफॉर्म्स की। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब आते हैं अतुल कोहली के ऊपर।
फ्रेंड्स अतुल कोहली भी बहुत ही बार हमें नाम देखने को मिलता है, हमें इनकी बुक्स के नाम भी याद रखने पड़ते हैं। मैच द फॉलोइंग में बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है इनके ऊपर। तो अगर आपके पास सवाल आता है, इफ़ यू एवर कम अक्रॉस एन एमसीक्यू जिसमें हो कि हु कॉइंड द टर्म पैटर्न्स ऑफ स्टेट अथॉरिटी, ये जो पैटर्न ऑफ स्टेट अथॉरिटी टर्म किसने कॉइन किया, तो अतुल कोहली का नाम याद रखिएगा। फ्रेंड्स अब वो पैटर्न ऑफ स्टेट अथॉरिटी से बताते हैं कि कैसे एक स्टेट ऑर्गेनाइज्ड है और कैसे वो डिफाइन करता है और इम्प्लीमेंट करता है डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज को, कि कैसे कोई भी, जैसे ये एक स्टेट है तो ये अपनी योजनाएं, अपनी प्लानिंग, अपनी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी कैसे बनाएगा, वो एक पैटर्न ऑफ स्टेट अथॉरिटी कहलाता है जो अतुल कोहली ने टर्म दिया। अब वो आइडेंटिफाई करता है कि 3 तरीके के स्टेट पैटर्न्स होते हैं। ये जो पैटर्न ऑफ स्टेट अथॉरिटी होता है ना, इसकी 3 कैटेगरी बताई है अतुल कोहली ने। एक में वो बात करते हैं कि एक तो वो स्टेट होते हैं जिसमें जिन्हें कोहेसिव कैपिटलिस्ट स्टेट कहा जाता है, एक होते हैं फ्रेगमेंटेड मल्टी क्लास स्टेट, और एक होते हैं नियो पैट्रिमोनियल स्टेट। अब कोहेसिव कैपिटलिस्ट स्टेट सिंपली वो स्टेट होते हैं जो इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है, बहुत ही रैपिडली एडवांस हो चुके हैं दुनिया में, जिनका जो मतलब इकोनॉमिक पावर भी हैं। फ्रेगमेंटेड मल्टी क्लास स्टेट जिनमें काफ़ी क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं फ्रेंड, जैसे मल्टीपल क्लासेस करती हैं, और जिनमें से ना किसी एक खास क्लास का दबदबा है। कई क्लासेस एग्जिस्ट करेंगे लेकिन कोई एक खास क्लास होगी ना, उसको ज़्यादा फेवर किया जाता है। तो ये फ्रेगमेंटेड मल्टी क्लास स्टेट ना नियो पैट्रिमोनियल स्टेट से थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, बट कोहेसिव कैपिटलिस्ट स्टेट से थोड़ा कम डेवलप्ड होते हैं। एट लास्ट अतुल कोहली बोलते हैं कि नियो पैट्रिमोनियल स्टेट्स वो होते हैं जिनमें ना पूरे तरीके से डेमोक्रेसी भी नहीं है, और क्या बोलते हैं यहाँ पे करप्शन, रेड टेपिज्म, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स इस स्लाइड में ध्यान क्या रखना है, पैटर्न ऑफ स्टेट अथॉरिटी को इनकी अतुल कोहली ने, और 3 तरीके की स्टेट की बात करते हैं अतुल कोहली, कोहेसिव कैपिटलिस्ट, फ्रेगमेंटेड मल्टी क्लास एंड नियो पैट्रिमोनियल। तो कभी ये 3 टर्म्स दे दिए जाएं आपको किसी एमसीक्यू में या मैच द फॉलोइंग में, तो अतुल कोहली का नाम आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स अगेन इस स्लाइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे सामने आता है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में तो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि डी ग्लोबलाइजेशन टर्म किसने कोइन किया। हु कोइंड द टर्म डी ग्लोबलाइजेशन? इट इज़ वेल्डन बेलो। फ्रेंड्स वेल्डन बेलो का नाम ध्यान रखिएगा आप। वेल्डन बेलो ने डी ग्लोबलाइजेशन टर्म कोइन किया था। अब ग्लोबलाइजेशन को तो हम सब जानते हैं, हमने हमारी स्कूल में और रोज हम पढ़ते रहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। डी ग्लोबलाइजेशन सिंपली, डी ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, रिवर्सल ऑफ द फोर्सेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी ग्लोबलाइजेशन की जो फोर्सेज हैं जब वो रिवर्स हो जाएं तो दैट इज डी ग्लोबलाइजेशन। अब ये आगे देखते हैं वो क्या लिखते हैं वेल्डन बेलो डी ग्लोबलाइजेशन के बारे में। वो बोलते हैं कि डी ग्लोबलाइजेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें कंट्रीज़ के बीच में इंटरडिपेंडेंस, ट्रेड, इंटीग्रेशन कम हो जाता है, और क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है। तो ऐसे फेस को डी ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। अब वेल्डन बेलो ने एग्जाम्पल भी दिए हैं डी ग्लोबलाइजेशन के। उन्होंने बताया कि क्या बोलते हैं 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस था ना, मंदी आ गई थी दुनिया में, तो वो एक डी ग्लोबलाइजेशन का फेस था। तो नाम याद रखिएगा आप अगर आपके सामने एमसीक्यू आता है वोल्डन बेलो का। फ्रेंड्स ये जो मैंने आज के लेक्चर में हमने इतने सारे वर्ड्स याद किए, मैं चाहता हूँ आप अपने ही दिमाग से ना क्वेश्चन बनाएं। आप एक तरफ लिख लीजिए कि डी ग्लोबलाइजेशन, आप एक तरफ लिख लीजिए डी ग्लोबलाइजेशन किसने कोइन किया, फिर उसको एक तरफ लिख लीजिए आइडिएशनल पावर किसने कोइन किया, एक तरफ लिख लीजिए म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन किसने कोइन किया, फिर ऊपर नीचे नाम लिख लीजिए, फिर उनको मिलान करिए उनका कि ये इसने किया, ये इसने किया। ऐसे आप ना एग्ज़ाम लाइक जो कंडीशंस होती है ना कि कैसे एमसीक्यू आता है, उससे डील करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स इस छोटे से लेक्चर में बस यही था। जो स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देने वाले हैं आने वाले टाइम में, उनके लिए था ये लेक्चर कि अगर ऐसा कोई एमसीक्यू आ जाए आपके पेपर में तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।